हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश प्रोज एंड वर्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन को डिस्कस करने वाले हैं। 10th स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्री रीडर बुक से है और लेसन का नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट रिटन बाय रॉबर्ट पीटरसन। यानी साइंटिस्ट बनने का सफ़र या साइंटिस्ट बनने की राह या साइंटिस्ट बनने की जर्नी एक तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब की है। बेसिकली अगर इस लेसन की अगर अपन बात करें तो ये लेसन एक उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग या बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेसन हो सकता है जो बच्चे साइंस में बहुत इंटरेस्ट रखते हो, है ना। दिस लेसन इज वेरी इंस्पायरिंग लेसन और इंफॉर्मेटिव लेसन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन साइंस। तो यहाँ पे क्योंकि साइंस में पैशन होने के बाद साइंटिस्ट कैसे बनाया जाता है, एक मतलब नर्सरी से लेकर कॉलेज का जो टाइम है, एक बच्चे की जर्नी को बहुत ही खूबसूरती से डिस्क्राइब किया गया है और किस तरीके से वो अपने पैशन को कल्टिवेट करते जाते हैं एंड फाइनली ही बिकेम साइंटिस्ट। तो ये बड़ी प्यारी सी जर्नी डिस्क्राइब की है। मेन सेंट्रल कैरेक्टर है, उनका नाम है रिचर्ड एब्राइट। तो लेसन की शुरुआत में ही ये बताया गया है कि एट द एज ऑफ 22 ईयर्स, मतलब मात्र उनकी उम्र जब 22 साल की थी, तब उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया और वो आर्टिकल का पब्लिकेशन आया प्रोसीडिंग ऑफ ए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में। उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ और उस आर्टिकल में ये लिखा था कि हाउ सेल्स वर्क, यानी कि ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल के कारण एक तरह से पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में लाइक तहलका मच गया कि भाई मात्र एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ने ऐसा एक बहुत बड़ा रिसर्च कर दिया कि एग्जैक्टली सेल कैसे वर्क करती है। और यहाँ पे एक तरह से कंपैरिजन भी दिया है कि ये जो आर्टिकल इस तरीके से था कि भाई जैसे कोई नया जो बैटर पहली बार, यहाँ पे गेम का नाम जो एग्जाम्पल दिया है वो बेसबॉल का दिया है कि कोई बैटर जो है वो होम रन बनाता है। अब ये मतलब बेसबॉल के बारे में अपने को ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा अपन समझ सकते हैं कि कोई बैटर बहुत ज़ोर से हिट करता है और बॉल बड़ी दूर चली जाती है, तब तक वो बहुत सारे पॉइंट स्कोर कर लेता है या बहुत सारे रन स्कोर कर लेता है। यू कैन से इट इज़ एज गुड एज टू हिट सिक्सर इन द क्रिकेट। तो हालांकि बेसबॉल और क्रिकेट में थोड़ी सी सिमिलैरिटी भी होती है। तो वो आर्टिकल ने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में एकदम से एकदम से तहलका मचा दिया था कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ने। तो लेसन की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है। तो बाद में फिर उनकी जो जर्नी है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब की है। तो वो जो है वो पेनसिल्वेनिया से थे और उन्होंने ये कहा है कि रिचर्ड ये सोचते हैं कि वहाँ मेरे लायक करने के लायक कुछ था नहीं, ना मैं फुटबॉल खेल सकता था ना मैं बेसबॉल खेल सकता था। मेरे पास करने लायक सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी टू कलेक्ट द थिंग्स, यानी कि चीज़ों को जमा करना। और जब वो मैंने तब से वो किंडरगार्टन नर्सरी से वो चीज़ों को कलेक्ट करना चालू कर दिया उन्हें। अब वो क्या क्या कलेक्ट करते थे, जैसे बटरफ्लाइज, फॉसाइल, कॉइन्स, रॉक्स, और अगर रात होती थी तो वो स्टार्स को यूज टू गेज एट द स्टार्स, यानी कि रात को तारों को निहारना, और ये अलग अलग चीज़ें वो कलेक्शन करते थे। अब उनकी फादर की डेथ हो गई थी बहुत जल्दी। उनकी फादर की डेथ, जब वो 3rd ग्रेड में थे तभी उनके फादर चल बसे थे, मतलब सिर्फ उनकी माँ थी। तो उनकी जो मदर थी उन्होंने बहुत ही जल्दी रिचर्ड का जो इंटरेस्ट ऑफ साइंस है वो पहचान लिया था। फिर वो उनके इंटरेस्ट को कल्टीवेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ें ला के देती थी। जैसे उनको ट्रिप्स पे ले जाती थी, उनके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, माउंटिंग मटेरियल्स, अलग अलग चीज़ें वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उसको ला के देती थी कि ताकि उनको क्यूरियोसिटी बढ़े और वो कंटिन्यूसली सीखते जाए। यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि ही वॉन्टेड टू लर्न एंड ही वॉज लर्निंग, यानी कि वो सीखना चाहते थे और वो सीख रहे थे, इसलिए मैं उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती गई और उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट जो है साइंस में बढ़ता गया। उनके फ्रेंड्स को वो घर पे लाती थी, शाम के डाइनिंग टेबल पे वो बहुत सारी चीज़ें करते थे। यानी ऐसी एक्टिविटीज़ में उनकी माँ उनको इन्वॉल्व करती थी जिसमें रिचर्ड एक्चुअली लर्निंग कर सकते, सो दैट ही विल लर्न समथिंग। And she said that Richie, मतलब she used to call Richard as a Richie. Richie was like a whole life for, मतलब Richie was everything for me, मतलब मेरे लिए Richard सब कुछ थे।
तो वो सारी सारी चीज़ें ला के देती थी। लेकिन जो रिचर्ड एब्राइट के लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट जो साबित हुआ, वो टर्निंग पॉइंट जब वो सेकंड ग्रेड में थे, तब उनको उनकी माँ ने एक बुक गिफ्ट करी और उस बुक का नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। तो ये जो बुक उनकी माँ ने उनको गिफ्ट की, वहाँ से उनका पैशन पूरी तरह से बदल गया और उन्होंने बटरफ्लाइज के ऊपर, एक तरह से बटरफ्लाई या तितलियों के ऊपर रिसर्च करना या तितलियों के ऊपर अपना करियर बनाने का उनका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा हो गया। और वो बुक के एंड में, अच्छा, तब तक उन्होंने 25 अलग अलग वैरायटी की बटरफ्लाई यानी तितलियों को इकट्ठा भी कर लिया था। तो उस बुक के एंड में ये लिखा था कि भाई अगर इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, अच्छा, वो बुक किसके बारे में थी? माइग्रेशन ऑफ माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज। आपको पता होगा ज़्यादातर बहुत सारी जो क्रिएचर्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट यानी एक तरह से स्थलांतर करना, यानी कि जगह बदलना। आपने देखा होगा इंडिया में भी यूरोपियन या अमेरिका या ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स कभी कभी किसी पर्टिकुलर सीजन में आते हैं, तो उनको एक तरह से माइग्रेशन कहते हैं। जनरली माइग्रेशन is done by many creatures, many birds, many butterflies, of course, so as for a food, in search of a food or in search of a water or in search of a or for the purpose of breeding and all, तो migrate करते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर फ्रेडरिक उर्कहार्ट ने ये कहा था कि if you want to study the migration of butterflies, you can join his team। तो फिर उनकी माँ ने डॉक्टर फ्रेडरिक को लिखा कि भाई माई सन ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी द माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज। तो उन्होंने फिर अलाउ किया। फिर वो कैसे स्टडी करते थे कि बटरफ्लाई को पकड़ना, बटरफ्लाई की जो तितलियों की जो पंख है उसके ऊपर एक टैगिंग करना और फिर उसको छोड़ देना, और फिर कुछ समय के बाद में जिसको टैग किया गया है उसको दोबारा पकड़ना। फिर वो टैग के ज़रिए वो फिर वो जो पर्टिकुलर जो बटरफ्लाई वो कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, कैसे ट्रैवल किया, उसका रिसर्च, वो माइग्रेशन का रिसर्च करते थे। फिर उनको लगा, रिचर्ड को लगा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि फीमेल बटरफ्लाई को पकड़ लेते थे, उनके एग से लेकर बटरफ्लाई की जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती है, पहले एग होता है, फिर कैटरपिलर होता है, फिर प्यूपा होता है और फिर फाइनली एडल्ट बटरफ्लाई बनता है। तो वो फीमेल बटरफ्लाई को पकड़ लेते थे और सारी स्टेजेस से वो बटरफ्लाई को डेवलप करते थे। उनके बाद बहुत सारी बटरफ्लाई हो गई, फिर उनको वो टैगिंग करते थे, छोड़ते थे और दोबारा पकड़ने की कोशिश करते थे। तो बोले कि इट वॉज अ वेरी टीडियस काइंड ऑफ ए जॉब। और सिर्फ 2 बटरफ्लाई पकड़ पाए वो, और वो भी सिर्फ 75 माइल्स का उन्होंने माइग्रेशन किया था। तो बाद में उनको लगा कि ये काम बहुत ही टीडियस है, बहुत ही बोरिंग है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बाद में उन्होंने उस काम को छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज के लाइफ के ऊपर, तितलियों के ऊपर, उनका बढ़ते गया। फिर जब 7th स्टैंडर्ड में थे तब उन्होंने साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया। और पार्टिसिपेशन करने के बाद उन्होंने साइंस फेयर में क्या प्रेजेंट करने की कोशिश करी, फ्रॉक के जो टिश्यूज़ है उनको माइक्रोस्कोप पे दिखाने की कोशिश की। तो सो इन दैट साइंस फेयर ही कुड नॉट विन एनी अवार्ड। फिर वहाँ पे उनको लगा कि अगर मुझे अवार्ड जीतना है, अगर मुझे अच्छा करना है, तो मुझे बिल्कुल रियल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े ताकि मैं जीत सकूं और मैं कुछ नया कर सकूं। तो फिर उन्होंने वापस डॉक्टर फ्रेडरिक से उर्कहार्ट से जो है आइडियाज ली, सजेशन लिए। अच्छा, उस समय एक थ्योरी ये थी कि जो कैटरपिलर मोनार्क बटरफ्लाई होती है, वो जो बीटल, जो भूंगा होता है ना, जो भंवरा होता है, उसकी प्रेजेंस में वो सारे के सारे कैटरपिलर मर जाते। तो वो थ्योरी को प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने रियल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और उसको उन्होंने साइंस फेयर में दिखाया जब वो 8th ग्रेड में थे, और वहाँ पे उन्होंने प्राइज को जीता। तो इस तरीके से वो हर चीज़ को सीखते गए। फिर उस समय एक अलग, यहाँ पे 2 अलग अलग बटरफ्लाई का जिक्र है, एक वॉइसरॉय बटरफ्लाई और एक मोनार्क बटरफ्लाई। अब यहाँ पे एक प्रचलित थ्योरी, यानी कि जो बिलीव्ड थ्योरी ये थी कि जो वॉइसरॉय बटरफ्लाई है ये मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर हंटिंग किसकी करते हैं? ज़्यादातर हंटिंग वो वॉइसरॉय की करते हैं, क्योंकि उनको वो उनका टेस्ट पसंद है। वॉइसरॉय
बटरफ्लाई का टेस्ट बर्ड्स को पसंद है, इसलिए वो ज़्यादा शिकार बनते हैं बर्ड्स का। तो वायसराय जो बटरफ्लाई वो ये करती थी कि अपने आप को बचाने के लिए वो मोनार्क बटरफ्लाई जैसा बनने की कोशिश करती थी ताकि अपने आप को पक्षियों से बचा सके। इस तरीके से ये थ्योरी थी, लेकिन उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किए रिचर्ड ने, और उन्होंने इस थ्योरी में ऐसा बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि बर्ड्स जो होते हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई ही खाते। तो इस तरीके से उसमें उसको कंट्री साइंस फेयर में इसको 3rd अवार्ड मिला, और जूलॉजी डिवीजन में तो उनको 1st अवार्ड मिला। यानी इस तरीके से वो कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करते गए। फिर बाद में उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह या क्वेश्चन मार्क आया। आपने देखा होगा कि बटरफ्लाइज की जो पंख होते हैं, तितलियों के जो पंख होते हैं, उसके ऊपर एक ऐसे गोल्ड कलर के स्पॉट होते हैं। वो 12 प्रकार के स्पॉट होते हैं, गोल्ड स्पॉट बोला गया है। तो ज़्यादातर लोगों का बिलीफ ये था कि ये जो स्पॉट होते हैं ये स्पॉट ऑर्नामेंटल होते, डेकोरेटिव होते, मतलब तितलियों को आकर्षक बनाने के लिए वो स्पॉट होते, उनका कोई साइंटिफिक बेस या कोई मकसद होता नहीं। अब वापस इनका इसके अंदर का साइंटिस्ट बिल्कुल जागरूक हो गए, उन्होंने उसके ऊपर भी रिसर्च किया और बाद में ये प्रूव किया कि भाई वो जो गोल्ड स्पॉट होते हैं तितलियों के पंखों के ऊपर, वो ऑर्नामेंटल नहीं होते, बल्कि उनमें से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, और उस हार्मोन के कारण किसी भी पर्टिकुलर बटरफ्लाई की जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से विकसित होती है। मीनिंग the hormone contained in those gold spots which were available or which are available on the wings of the butterfly are were responsible for the full body development of that particular species of that butterfly। यानी कि वो ज़रूरी है, उसमें से जो हार्मोन सीक्रेट होता है और उसके कारण वो बटरफ्लाई का एक तरह से पूरी तरह से डेवलपमेंट होता है। इस तरीके से वो जिन उनके सामने जो भी आते गए उसके ऊपर वो रिसर्च करे, एक तरह से उसको वो जो बिलीफ जो थ्योरी थी, यानी जो प्रचलित थ्योरी थी, उसको वो चैलेंज करते आए और अपने आप को सही करने के लिए ही वेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स काइंड ऑफ। फिर बाद में उन्होंने ये सोचा कि मैं बटरफ्लाई की जो विंग्स है उनका कल्चर, उनके विंग्स के मैं कुछ टिश्यूज़ लूँ और उनसे उनका मैं कल्चर करूँ, और उससे मैं ये निकाल लूँ कि भाई हाउ द सेल्स वर्क। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एक टिश्यू में एक मतलब सेल होता है, सेल के अंदर में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के सेंटर में एक सब्सटेंस होता है जिसको अपन डीएनए बोलते हैं। और डीएनए वो रिस्पॉन्सिबल मेंबर होता है जिससे वो सेल जिसके आधार पे वो सेल वर्क करती है, और वो डिसाइड करती है कि वो जो पर्टिकुलर क्रिएचर होगा उसका डिज़ाइन कैसे होगा, उसका शेप कैसा होगा। मीनिंग द डीएनए इज अ काइंड ऑफ ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए सेल और ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए टू बी बॉडी। और ये उन्होंने कल्चर के ज़रिए, थ्योरी के ज़रिए, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने इसको प्रूव किया। क्योंकि तब तक उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था अलग अलग एक्सपेरिमेंट के कारण, और वहाँ पे उन्होंने अपने कॉलेज मेट के साथ में प्लास्टिक्स मॉडल के ज़रिए हाउ एग्जैक्टली जो सेल्स जो वर्क करते हैं और किस तरीके से डीएनए काम करता है, एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है, उसको दिखाने की कोशिश की। और उनकी ये जो थ्योरी है अगर वाकई में अगर वो सही होती है तो बहुत सारी डिसीज़ जो बटरफ्लाइज में पाई जाती है, कैंसर होने का रीज़न या अलग अलग वायरल डिसीज़ होने का कारण वो पता कर सकता है, उसको प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इस लेसन की ये बनती है कि बचपन से लेकर कॉलेज तक का सफ़र उन्होंने कम्प्लीटली, ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट द लाइफ ऑफ द बटरफ्लाई एंड ही वेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड बिकेम ए रिसर्च स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ बटरफ्लाइज। और फिर उन्होंने जो आर्टिकल प्रेजेंट किया था वो शुरुआत में दिया है कि उन्होंने साइंटिफिक फील्ड में एक ऐसा आर्टिकल लिख दिया जो कि साइंटिफिक फील्ड में पूरा एक तरह से तहलका मचा दिया। तो इस कारण अच्छा उनके अंदर बहुत सारी दूसरी क्वालिटीज़ थी। ही वॉज अ वेरी गुड फोटोग्राफर, ही वॉज अ वेरी गुड कैनोइस्ट यानी कि बहुत अच्छा नाव बोटिंग करने वाले थे वो, बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, एंड ही वॉज ए चैम्पियन डिबेटर। चैम्पियन डिबेट में वो उनकी महारत हासिल थी।
कंटेंट, उनका नॉलेज जो था, नॉलेज बहुत अच्छा था, तो वो बहुत अच्छे से डिबेटिंग करते थे। उनके तो ये उसके बारे में उन्होंने ये कहा है, उनके हिस्ट्री टीचर ने उनके बारे में ये कहा, उनका नाम भी रिचर्ड वेबर वाई हेरर था, रिचर्ड वाई हेरर। तो वो रिचर्ड वाई हेरर ने कहा कि मैं रिचर्ड डिबेट के लिए 3-4 घंटे आराम से निकाल लेते थे, साथ मतलब अपने बटरफ्लाई के रिसर्च के ऊपर काम करते करते वो डिबेट के लिए आराम से 4 घंटे 5 घंटे निकाल लेते थे, और वो बहुत अच्छा डिबेट करते थे। और वो हर बार जो पार्टिसिपेट करते थे वो इसके लिए नहीं मतलब नॉट फॉर विनिंग से, बट टू गिव द बेस्ट, है ना, बेस्ट देने के लिए वो हमेशा पार्टिसिपेट करते थे। तो एंड में जो 3 इंग्रेडिएंट्स की बात राइटर ने की है कि भाई व्हाट आर द मेन 3 इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू बिकम ए साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, मतलब क्वालिटी माइंड होना चाहिए, कि जो रिचर्ड के पास था। उसमें आपको ऐड करना है एंडलेस क्यूरियोसिटी, यानी कि एकदम क्यूरियस बनना है आपको, यानी आपको हर चीज़ को जानने का एक पैशन होना चाहिए। उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी थी, फर्स्ट रेट माइंड था, और उसमें आप नेवर एंडिंग विल अगर मिक्स कर लेते हो, यानी कि विल में आप फेल हो गए तो भी आपको कंटिन्यूसली काम करना है, ऑलवेज गो ऑन डूइंग द एक्सपेरिमेंट। मतलब अगर ये 3 इंग्रेडिएंट्स अगर आपके पास है, फर्स्ट रेट माइंड, endless curiosity, and never giving will, and if you add these 3 ingredients together, then no one can stop you to become a scientist। तो इस तरीके से ये पूरा साइंटिफिक लेसन है, और उनके नर्सरी से लेकर कॉलेज के टाइम तक उनकी जर्नी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस लेसन में, जिसका नाम ही है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। आपको पता है कि आई एम ए ब्लॉगर टू, इसकी जो डिटेल समरी, क्वेश्चन आंसर की लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एज वेल एज इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, सो यू कैन अवेल दैट रिटन फैसिलिटी ऑफ दिस लेसन। So see you in the next lesson. Till then, goodbye and take care of yourself. Thank you for watching the video. And do share, like and subscribe my channel. And my name of the channel is English Prose and Verse as you know it. Thank you.